तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब देखो, इस पोर्टल पर अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आप पहली बार आ रहे हो, तो सबसे पहले तो एक लॉगिन आईडी की आपको जरूरत होती है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया यूजर आईडी क्रिएट करने का जो छोटा सा फॉर्म है आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले दो ऑप्शन आ रहे हैं, सीपीबी दिल्ली या फिर पासपोर्ट ऑफिस का। तो देखो, यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है आम नागरिक के लिए नहीं है। अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है, उस केस में आप इसे सेलेक्ट करते हो। लेकिन हमें जो है एक नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करना है, आम सिटीजन वाला। तो भले ही आप दिल्ली से हो, इसके लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है, स्टेट क्या शहर है जहाँ जहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस अवेलेबल है, उनके जो नाम है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो भी पासपोर्ट ऑफिस लगता है इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। आप सभी को अपना जो नाम है वो कंप्लीट नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अच्छा, ईमेल आईडी के नीचे ही एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कि कहा जा रहा है, क्या आप ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो? तो एक बेहतर डिसीजन होगा। इससे होगा ये कि हमें अलग से एक यूज़र आईडी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी जो ईमेल आईडी है वही हमारी यूज़र आईडी बन जाएगी। तो चलिए यस कर देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी का एक ऑप्शन दिखेगा। अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लेना है। तो मेरे केस में देखोगे कि ईमेल आईडी अवेलेबल है, हम इसे अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। इसके बाद में अब हम अपना जो पासवर्ड है वो रखेंगे, जो कि कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो, और बस आपको साइन अप करना है। अब साइन अप करते ही आप देखोगे कि हमारे ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा गया है। तो आप अपना जो जीमेल बॉक्स है उसे चेक करोगे तो उसमें आपको एक मेल आया होगा। हमने कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक किया है, लॉगिन आईडी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी के सेक्शन में आकर के आपने जो अपनी ईमेल आईडी बनाई थी, यूजर आईडी, उसे ही आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर पासवर्ड के जरिए हम लॉगिन कर सकते हैं या फिर ओटीपी मेल पर हम ले सकते हैं। तो पासवर्ड वाला ऑप्शन आसान है। हम यहाँ पर जो भी हमने पासवर्ड सेट किया था दर्ज करेंगे और साइन इन करेंगे। अब आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो या फिर आपको रिन्यू करना हो, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो सर्विस के सेक्शन में आना है और यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट, हमें ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। इसकी फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हम एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो देखो, पासपोर्ट दो तरीके से बनाए जाते हैं। नॉर्मल पासपोर्ट की जो फीस है वो थोड़ा सा कम होती है, लेकिन 1 जुलाई से फीस के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तत्काल पासपोर्ट थोड़ा जल्दी बन जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा देने पड़ते हैं और इसकी जो फीस है वो भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास में समय है तो आप नॉर्मल प्रोसेस से पासपोर्ट बनाओ और इसमें जो फीस आपको अभी पे करनी पड़ेगी वो होगी 2500 रुपीज़। पहले ये जो फीस है वो 1500 रुपये होती थी। इसके अलावा अगर आप तत्काल प्रोसेस से पासपोर्ट को बनाते हो तो यहाँ पर आपको 5000 रुपये पे करने होंगे। वहीं अगर आप बुकलेट टाइप चेंज करते हो, जैसे कि 36 पेजेस की फीस अभी मैं बता रहा था, तो ज़्यादा पेजेस की बुकलेट अगर आप लेते हो तो उस केस में आपकी जो फीस है वो बढ़ जाती है 1000 रुपये। आप नॉर्मल बना रहे हो, 60 पेजेस बुकलेट ले रहे हो, तो उस केस में आपको 3500 रुपीज़ पे करने होंगे। वहीं अगर आप तत्काल प्रोसेस से पासपोर्ट बना रहे हो और बुकलेट 60 पेज की ले रहे हो तो आपको 6000 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल पासपोर्ट बना रहे हैं और बुकलेट भी हमें 36 पेजेस ही चाहिए। तो हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने जो अगला सेक्शन आएगा, जहाँ पर हमें अपना जो नाम है वो दर्ज करना है। सबसे पहले तो गिवन नेम के सेक्शन में आकर के आपको अपना जो नाम है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर दर्ज करना है। इसके अलावा आपके नाम के अंदर सर नेम है तो वो यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल से अगर आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है तो रजत और कुमार ये हो गया यहाँ पर इसमें गिवन नेम में, और सरनेम हो गया सिंह, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा सरनेम के सेक्शन में। इन केस आपका जो नाम है केवल रजत कुमार है, सिंह नहीं है, तो रजत यहाँ पर आ जाएगा और सरनेम के सेक्शन में आप कुमार यहाँ पर लिख दोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं सीट आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से नाम को आपको फिल करना है। इसके बाद में
आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करोगे। यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस नाम के अलावा भी आपका कोई दूसरा नाम है, मेरे केस में नहीं है तो नो करेंगे। इसके अलावा पूछा जा रहा है क्या इससे पहले कभी भी आपने नाम को चेंज किया है, मेरे केस में नहीं है तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आकर के डेट को सेलेक्ट करना है। आपका जो जन्म स्थान है क्या वो इंडिया के बाहर है, तो मेरे केस में नहीं, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। अब आप देखोगे कि जैसे हमने नो किया है तो हमारे सामने विलेज या फिर शहर का नाम फिल करने का ऑप्शन आ चुका है जहां पर हमारा जन्म हुआ है। देखो अभी आप हो सकता है किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो, आपका जो जन्म है किसी दूसरी जगह पर हुआ था तो उस जगह का जो नाम है वो आप दर्ज करोगे जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। उसके अलावा यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो ये भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो ये आपके जन्म स्थान के बारे में है। इसके बाद में मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय का, जिसमें कि पूछा जा रहा है बेसिकली आपको जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की कैसे मिली है। तो हमारा जन्म इंडिया के अंदर हुआ है तो हमें तो सिटीजन बर्थ से मिल गई है, तो हम बर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर मांगे जाएंगे, तो अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नंबर है जैसे कि पैन नंबर, वोटर आईडी कार्ड आपका बना हुआ है तो वो यहाँ पर दर्ज करोगे। इन केस किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट टाइप का, जहाँ पर आप सभी को बताना है आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके केस में दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हो और छोटी मोटी कोई दुकान चलाते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन आएगा जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके जो पेरेंट हैं या फिर आपके जो जीवन साथी हैं क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मेरे केस में नहीं है, हम नो करेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। देखो पासपोर्ट जब भी हम बनाते हैं तो क्वालिफिकेशन का काफी अहम इसके अंदर रोल होता है। 10वीं की जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो नॉन ECR कैटेगरी के पासपोर्ट की। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है इससे कम है तो पासपोर्ट तब भी आपका बन जाएगा, लेकिन उस केस में आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ECR कैटेगरी का नहीं मिलता है। तो मेरे केस में जैसे कि आप देखोगे कि जैसे ही सेलेक्ट किया है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं होनी चाहिए, उससे ऊपर है तब भी चल जाएगा। अगर इससे कम क्वालिफिकेशन है तो उस केस में आप जब चेक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो है एलिजिबिलिटी जैसे कि नॉन ECR कैटेगरी की है वो नो में आएगी। हालांकि कुछ चीजें हैं जैसे कि अगर आप उन कैटेगरीज के अंदर आते हो तो आपको जो है पासपोर्ट नॉन ECR कैटेगरी का मिल जाता है अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं नहीं है। अच्छा, नॉन ECR और ECR में डिफरेंट क्या होता है, कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है तो बता देता हूँ। देखो अगर आपका जो पासपोर्ट होता है नॉन ECR कैटेगरी का होता है तो आपके पासपोर्ट पर जहाँ पर एड्रेस होता है उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है, मतलब एड्रेस रहेगा उसके ऊपर एक लाइन नहीं आती है। लेकिन अगर आपका जो पासपोर्ट है ECR कैटेगरी का होता है तो उस पर लिखा होता है इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया। तो इन कंट्रीज के अंदर अगर आप जॉब के सिलसिले में जाते हो तो उस केस में प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है अगर आप काम के सिलसिले में जाते हो। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा पर जाते हो तो दोनों ही पासपोर्ट सेम वैल्यू रखते हैं, आपको कोई डिफरेंट नहीं पड़ता है। जैसे कि बात कर रहे थे कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं नहीं है तो उस केस में क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप जो है अपना जो पासपोर्ट है नॉन ECR कैटेगरी के अंदर कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नॉन ECR का एक ऑप्शन दिया गया है। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आपकी जो एज है 50 साल के ऊपर है या फिर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर आपके मम्मी पापा के पास में नॉन ECR कैटेगरी का पासपोर्ट है और आप माइनर हो तो उस केस में भी आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ECR कैटेगरी का मिलता है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि अगर आप इनकम टैक्स पेयर हो तो उस केस में आप अपना जो है ITR की जो कॉपी है वो लगा सकते हो और आपका जो पासपोर्ट है नॉन ECR कैटेगरी के अंदर हो जाता है। अगर क्वालिफिकेशन 10वीं है तो ये चीजें जो भी मैंने बताई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आपका जो पासपोर्ट है नॉन ECR कैटेगरी का मिलेगा। और यहाँ पर आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है दर्ज करना है और आधार को यूज करने के लिए आपको परमिशन यहाँ पर अलाउ करनी है, इसके लिए यस करना है और देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप सभी के
सामने पासपोर्ट का जो है एप्लीकेशन का एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ जाता है। ये जो नंबर है आपको नोट कर लेना है। इन केस कभी सर्वर एरर होता है तो आप ये जो फॉर्म है दोबारा से आप ओपन करके आप फिल कर सकते हो जहां पर आपने छोड़ा है। अब हमारे सामने अगला जो स्टेप आता है वो है फैमिली मेंबर डिटेल का, जहां पर आप सभी को अपने फादर का नाम, जैसे आपने अपना नाम फिल किया था वैसे ही यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा। इसी के साथ में किसी के केस में लीगल गार्जियन अगर एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पर दर्ज करेगा। अच्छा, एक ऑप्शन मेरे केस में नहीं आया है, कुछ लोगों के केस में आएगा। अगर आप मैरिड हो तो उस केस में यहाँ पर जो है जीवन साथी का जो नाम है, अगर आप महिला हो तो पति का नाम, अगर पुरुष है तो पत्नी का नाम फिल करने का ऑप्शन आएगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन आया है एड्रेस का, जहाँ पर आप सभी को अपना जो वर्तमान पता है, जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना है। आप सभी से पूछा जाएगा आपका हाउस नंबर, गांव का नाम, इसके अलावा ग्राम पंचायत का नाम आप यहाँ पर दर्ज करो। जो भी आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड के सेक्शन में आ जाएगा। जैसे आप पिन कोड यहाँ पर दर्ज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करोगे और पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको चूज करना है। देखो, ये जो पुलिस स्टेशन आपने चूज किया है, इसी पुलिस स्टेशन पर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो होगा, क्योंकि पासपोर्ट के केस में पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे आपका जो भी थाना एरिया का लगता है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आप अपनी जो जीमेल आईडी है, जो जीमेल आईडी आपने अकाउंट बनाते समय डाली थी, दोबारा से आप दर्ज करोगे। अब इसके बाद में अगला जो ऑप्शन मिलता है वो है परमानेंट एड्रेस का। तो अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस अप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर यस करोगे। इसके बाद में आप सभी के सामने अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पर पूछा जाता है कि परमानेंट एड्रेस और जो ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस फिल किया है क्या दोनों सेम है। देखो, कई बार क्या होता है कि हम काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में किसी भी दूसरे एड्रेस पर रहने लगते हैं और कुछ केसेस में होता यह है कि हमारा परमानेंट एड्रेस एप्लीकेबल होता है, फैमिली हमारी दूसरी जगह पर रह रही होती है। तो उस केस में अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर बताना है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, तो कई केसेस में ऐसा भी देखा गया कि पुलिस वेरिफिकेशन दोनों जगह पर होता है। तो अगर आपके केस में सिंगल एड्रेस से काम चल रहा है तो आप सिंगल एड्रेस फिल करना, और हमने यहाँ पर जैसे कि कर दिया कि भाई सेम है दोनों हमारे पते, और इसके बाद में आप देखोगे कि नया पता हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने अगला सेक्शन आएगा जो कि होगा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल का। देखो, अगर आप इंडिया के बाहर हो, अब्रॉड में हो और उस समय आपके फैमिली से कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर आपको इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल दर्ज करना है, जिसमें कि आपके मम्मी पापा में से कोई हो सकता है या फिर आपके भाई हो सकते हैं, कोई गार्जियन हो सकता है। उसका नाम और एड्रेस एक लाइन के अंदर रहेगा। इसके अलावा उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, टेलीफोन नंबर होगा नहीं, ईमेल आईडी उनकी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो, और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप सभी से पूछा जाएगा क्या आप कोई भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होल्ड करते हो, नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अलावा पूछा जाएगा क्या कभी भी आपने इससे पहले डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट होल्ड किया है। तो अगर आपके केस में आपको सरकारी काम से कभी भी बाहर भेजा गया, आपके पास में है ऐसा कोई पासपोर्ट, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर बताओगे। मेरे केस में कोई डिटेल नहीं है, हम यहाँ पर नो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाएगा क्या इससे पहले कभी भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने ऐसा किया है तो यस करना है, और पुराना एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, जो एप्लीकेशन नंबर जैसे कि मेरे केस में दिख रहा है। नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में फिर से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि बेसिकली पासपोर्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी एलिजिबिलिटी को तय करते हैं। जहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे कि दिए गए हैं कि क्या आप पे कोई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस के अंदर आप इन्वॉल्व हो, कोई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग तो नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कभी भी आपको जो है किसी भी कंट्री से डिटेन तो नहीं किया गया है। एक नॉर्मल एप्लीकेंट के केस में यहाँ पर सभी में नो ही रहेगा, लेकिन रीड कर लेना है। अगर आपके केस में कोई भी ऐसी कंडीशन है जो कि एप्लीकेबल है तो उस केस में आपको बताना हो। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप आएगा जहां पर हमें पासपोर्ट का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि पासपोर्ट आपको जब बन करके मिलेगा तो उस पे आपका नाम और पिता का नाम, ये सारी डिटेल कहां पर होंगी, इसमें कोई कमी तो नहीं है। आपको ये डिटेल केवल मिलान करना है कि सारी चीजें सही हैं। यहाँ पर जो है उपनाम ऊपर रहता है, यानी कि सरनेम ऊपर रहेगा। आपका जो मेन नाम है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिड नेम, ये आपको गिवन नेम के सेक्शन में दिखेगा। तो ये परफेक्ट है, कोई गलती नहीं कर रहे हो। यहाँ पर सारी चीज मेरे केस में सही है, आई एग्री करना है, और इसके बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब अगला जो स्टेप आता है वो आता है डॉक्यूमेंट का। देखो डॉक्यूमेंट के केस में दो तरीके के मेन डॉक्यूमेंट लगते हैं पासपोर्ट को बनाने के लिए। वैसे तो मेरे केस में 3 डॉक्यूमेंट आए हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों आए हैं, क्योंकि नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट अगर आप चाहते हो तो उस केस में 3 डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, जिसमें कि पहला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ बर्थ का। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के अंदर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हो? एक तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वो यहाँ पर चल जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड हो गया। तो इस तरीके के मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आएंगे जो कि होगा प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस का, यानी कि वर्तमान जो पता हमने फिल किया था उस पते को साबित करता हो। तो उसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब मल्टीपल डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, आर्म लाइसेंस। इसके अलावा आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर हो गया। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। मोस्टली लोगों के पास में आधार कार्ड होगा ही, तो आप सेलेक्ट कर लेना। एड्रेस के तौर पर ये यहाँ पर चल जाएगा। अब बारी आती है अगले डॉक्यूमेंट की, जो कि अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट नहीं ले रहे हो तो उस केस में आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा अगर किसी की क्वालिफिकेशन 10वीं से कम है, अगर आप पासपोर्ट के लिए वहां पर टिक नहीं करते हो। अब जैसे कि नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है पाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन आम एप्लीकेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर जैसे कि 10वीं के आपके ऊपर एजुकेशन है तो मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट ये आप सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा 50 ईयर से ऊपर अगर आपकी एज है तो आप जो है एज प्रूफ सेलेक्ट करोगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपका हो सकता है। ITR के बेस पे अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट ले रहे हो तो वो सेलेक्ट करोगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई है तो गवर्नमेंट सर्वेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। तो ये ऑप्शन बेसिकली जो भी नॉन ईसीआर कैटेगरी का आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो आप चूज कर लोगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट तो हमने कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस। देखो ये ऑप्शन हमें इस पर टिक नहीं करना है। इसमें बेसिकली होता यह है कि डिजी लॉकर के थ्रू डिजिटल तरीके से अपने जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेट कर सकते हो, लेकिन पासपोर्ट डिपार्टमेंट अभी भी आप ऑथेंटिकेट करके भी जाओगे फिर भी डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा, तो वहां पर ही आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करा लेना, वो आसान है। इसमें कई बार एरर भी आ जाता है। तो हम यहाँ पर इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में हम अपना जो डिक्लेरेशन है एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है। अपना जो स्थान है उस प्लेस का जो नाम है दर्ज करोगे और इसके बाद में प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो हमने फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन भरी है एक बार मिलान करने का ऑप्शन आएगा, तो एक बार आपको चेक कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना है कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं। बाकी हम अब आगे के प्रोसेस पे बढ़ते हैं। हम इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद में हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये जो एप्लीकेशन है लॉक हो चुकी है। लॉक करने के बाद में अब आपको फीस का जो पेमेंट है वो करना है। इसके लिए आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप सभी को पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करना है। PSK की एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ सेंटर ऐसे हैं जिनके आगे PSK लिखा गया है, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पर POPSK लिखा गया है। तो देखो रिसेंटली आपने सुना होगा कि बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के अंदर पासपोर्ट ऑफिस खोले गए हैं, वहां पर भी आप अपना जो बायोमेट्रिक है डॉक्यूमेंट स्कैन करा सकते हो। तो जो POPSK दिख रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको जो है पासपोर्ट ऑफिस जो मिलेंगे उनकी बात हो रही है, और PSK जो डिफॉल्ट गवर्नमेंट के सेंटर हैं पहले के वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सेंटर पर जा सकते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं PSK लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आप देखोगे कि जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो पासपोर्ट ऑफिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। ये जो है इसी एड्रेस पर आपको जाना होगा। यहाँ पर डेट एक डिफ़ॉल्ट तौर पर सेलेक्ट होकर के आएगी अपॉइंटमेंट की। हालांकि ये जो डेट है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। अगर आप इस डेट को नहीं जाना चाहते हो तो कैलेंडर का ऑप्शन दिया गया है, आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे कैलेंडर में जा सकते हो। जो भी ग्रीन कलर से यहाँ पर डेट दिख रही हैं आप इनमें से कोई भी डेट अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर अब आप सभी के सामने पेमेंट करने का पेज आ जाएगा, क्योंकि आज की डेट में फीस बढ़ चुकी है 1 जुलाई के बाद में। अगर आप पासपोर्ट को बना रहे हो तो पहले 1500 रुपये में काम हो जाता था, नॉर्मल पासपोर्ट बनाते थे। अब आपको 2500 रुपये देने होंगे। अब हम पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो फीस है पे करने के लिए हमारे सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड आ जाएंगे। अब आप चाहो नेट बैंकिंग
या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया है। हम यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करेंगे क्योंकि काफ़ी आसान है और कार्ड वगैरह की डिटेल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको हम स्कैन करके भी पेमेंट कर पाएंगे। हमने कन्फर्म किया, आप देखोगे कि हमारे सामने एक क्यूआर कोड आ चुका है। अब ये जो क्यूआर कोड है, हम जो भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, हम उसके ज़रिए स्कैन करेंगे और हम पिन डाल करके एथेंटिकेट करेंगे, हमारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट करते वक्त इस पेज को आपको छेड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। जब भी आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट होने के बाद में सक्सेस का मैसेज ऑटोमेटिक आएगा। इसी के साथ में हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक बुक हो चुका है। आप देखोगे कि अपॉइंटमेंट की हमारी डेट यहाँ पर आ चुकी है, साथ ही में टाइम जो हमें मिला है वो भी यहाँ पर अब लिख करके आ चुका है। तो हम यहाँ पर प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पावती रिसिप्ट है डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप प्रिंट कर लेना या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर भी सेव करके रख सकते हो। डिजिटल तरीके से भी पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आप दिखा सकते हो। अब ये जो अपॉइंटमेंट वाली डेट है, इस डेट पर आपको जाना है पासपोर्ट ऑफिस। अब जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हो तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करे हैं वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनली आपको लेकर के जाना है पासपोर्ट डिपार्टमेंट। जो ऑफिस आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर लेकर के जाओगे और उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी कर लेना, क्योंकि कई जगहों पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। तो फ़ोटोकॉपी अगर आप कर लोगे और ये अपॉइंटमेंट स्लिप भी एक पन्ना अगर निकाल लोगे पहला वाला, तो आपको हर जगह पर आसानी होगी एंट्री लेने में। निश्चित जो भी समय है उससे 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है, जिससे कि आप किसी भी तरीके की परेशानी को ना फेस करो। यहाँ पर जो है पासपोर्ट आप ऑफिस जब भी आप जाते हो तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वहीं पर आपके स्कैन किए जाते हैं और उसके बाद में आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट आप स्कैन कराओगे, इसके साथ ही में आपको अपने जो बायोमेट्रिक हैं वो वहाँ पर देने होंगे, यानी कि फिंगरप्रिंट आपके स्कैन किए जाएंगे और इसी के साथ में आपकी एक फ़ोटो कैप्चर करी जाएगी जो कि DSLR कैमरे के माध्यम से कैप्चर की जाती है। अब ये जो है प्रोसेस जब भी आप कंप्लीट करोगे तो पहला काउंटर आएगा, ये सब काम होगा। बी काउंटर पर जाओगे तो एक बार एप्लीकेशन को क्रॉस चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट मिलान किया जाएगा। इसके बाद में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा सी काउंटर पर। जो भी स्टेप आप कंप्लीट करोगे डिस्प्ले पर आपका टोकन नंबर दिखेगा कि आप अभी किस काउंटर पर जाओगे, तो वहाँ से देख सकते हो। बाकी नाम वो बुलाते भी हैं। तो सी काउंटर जो मेन होता है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर वहाँ पर बैठते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको पासपोर्ट इशू करना है या नहीं करना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, जो भी क्वेश्चन आप सभी से बेसिक पूछे जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आप सही बताते हो तो आपकी जो फाइल है वो ग्रांटेड हो जाती है और उसके बाद में आप घर चले आते हो। आपका पासपोर्ट ऑफिस का जो काम है वो खत्म हो जाता है। अब जैसे आपकी फाइल वहाँ से लॉक हो गई, घर आ गए, घर आने के बाद में अब बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन की। 1 से 2 दिनों के अंदर जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वो आपकी जो फाइल है वो सेंड करता है पुलिस डिपार्टमेंट को, जो कि सबसे पहले तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो मेन पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास में जाती है और उसके बाद में फिर आपके पुलिस थाने के अंदर आती है। तो पुलिस थाने के अंदर जो है जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें कई बार पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो आपके घर के पते पर विजिट कर सकते हैं या फिर कई बार केसेस में ये भी देखा गया है कि वो आपको फ़ोन करके बुला लेते हैं कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, आप थाने में आइए, हमसे मिलिए आकर के। तो पुलिस वेरिफिकेशन में बेसिकली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है कि थाने के अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपका रजिस्टर्ड नहीं है, इसके अलावा आप उनके थाने के एरिया के अंदर निवास कर रहे हो। तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपने पासपोर्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करें उनकी एक फोटोकॉपी लेकर के जाना, वो सबमिट कर देना थाने में। देखो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आज की डेट में डिजिटल तरीके से ही अप्रूवल दिया जाता है। वो अपनी आईपैड से आपको अप्रूव कर देते हैं कि आपके जो है सारे रिकॉर्ड सही हैं। उसके बाद में आपका जो पासपोर्ट है 1 से 2 दिनों के अंदर प्रिंटिंग के अंदर चला जाता है और प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर पोस्टमैन लेकर के आता है। तो ये है इंटायर प्रोसेस पासपोर्ट को बनाने का।